प्लीज़ जाओ यहाँ से, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। कहा ना मेरे सवाल का जवाब तो चला जाऊंगा। वो सुकून से उसका चेहरा देख रहा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो बेबसी की इंतहा पर थी। इज़ा मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। दामियार शाह ने आज तक किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं किया। मैंने निकाह किया है, हक़ रखता हूँ मैं तुम पर। तुम्हारी इजाज़त का तलबगार नहीं हूँ मैं। जब चाहूँ तुम्हें लेने आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मर्ज़ी का मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारे साथ पहले बहुत ज़्यादती कर चुका हूँ। अब मज़ीद मैं तुम्हें अपनी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता, कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम खुद मेरे लिए रास्ता मुश्किल कर रही हो और अपने लिए इम्तहान पैदा कर रही हो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊं जिसके बाद तुम भी पछताओ और तुम्हारे भाइयों की इज्जत भी उछाली जाए। वो उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते काफ़ी सख्ती से इस मामले की संगीनियत का एहसास दिला रहा था उसे। देखो प्लीज़, आंसू साफ करो अपने। एक आंसू साफ करो अपने, एक आंसू मत बहाना। तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है मुझे। मैं बस तुम्हारे लबों से अपना नाम मुस्कुराहट के साथ निकलते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं ईज़ा। मुझे और तकलीफ़ मत दो। बताओ मैं बारात लेकर कब आऊँ? मैं तुम्हें यहाँ तंग करने के लिए हरगिज़ नहीं आया हूँ। बस ये चाहता हूँ कि बारात लेकर कब आऊँ मैं तुम्हारे दर पर। तुम अपने भाइयों को कब तक बताओगे हमारे निकाह के बारे में? अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूँ सबको। मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगेगा उन सबको ये बताते हुए कि तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक़ क्या है। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं उनके साथ क्या करूँगा ये तुम जानती हो। वो उसके करीब खड़ा था कि उसकी सांसों का लम्स वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुमसे दूर ना रहना पड़े मेरी जान, बस इसीलिए इतना कुछ किया। अब मैं हरगिज़ तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। चाहता हूँ तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए तुमसे निकाह किया और निकाह के बाद मैं तुम पर कानूनी और शरई हक़ रखता हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने का। कोई भी मुझे यहाँ तुमसे दूर नहीं रख सकता। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि कब कब तुम मेरी दस्तरस में आना चाहोगी? कब मेरी ज़िंदगी को अपने खूबसूरत वजूद से महकाओगी? कब मेरी बेकरार धड़कनों को करार दोगी? मेरी बाहों में आओगी? उसका हाथ उसकी कमर पर गर्दिश कर रहा था। पूरे हक़ से, पूरे इस्तेहकाक से वो उसके वजूद को छू रहा था और वो ना तो उसे रोक सकती थी और ना ही खुद को उसकी पनाहों से आज़ाद कर सकती थी। वो बुरी तरह से कैद थी उसमें, और ऊपर से किसी के आ जाने का खौफ तो उसको पूरी तरह से लपेट में लिए हुआ था। मैं ऐसा करता हूँ, आज ही तुम्हारे घर वालों को बता देता हूँ। नहीं प्लीज़, खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मेरी फैमिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं खुद कोई मौका देखकर उनको सब बता दूंगी। मैं जल्दी सबको खुद ही बता दूंगी। तुम किसी को कुछ मत बताना प्लीज़। मुझे सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करने दो। वो मिन्नत कर रही थी। तुम बेकार में ये मुसीबत अपने सर ले रही हो। मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा। वो उसे यकीन दिला रहा था। नहीं प्लीज़, मैं खुद कर लूँगी। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त जाओ यहाँ से। वो सच में उसके सामने हाथ जोड़ गई थी तो दामियार के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। जब दामियार ने आहिस्ता से उसका चेहरा थामते हुए लब उसके माथे पर रखे। उसकी यह हरकत इतनी अचानक थी कि इज़ा को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। वो पीछे हटता, उसके गाल थपथपाता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का मुंतज़िर हूँ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना माय लव। दरवाजे पर रुककर उसने आखिरी जुमला कहा, जबकि वो वहीं दीवार के साथ बैठे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख रात के किसी पहर शहीर के कोराने पर खुली थी। वो कमरे में कब आया उसे इस बात का बिल्कुल एहसास ना था। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी वापसी रात को देर से हुई थी और इस वक्त वो दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था। वो अपने हाथ पर कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे इस बात का एहसास अभी ही हुआ था कि इस हादसे में उसके बाजू पर भी चोट लगी थी। तुम ठीक हो? वो उठकर बैठते हुए उससे पूछने लगी तो न जाने क्यों शहीर को बेचैनी महसूस हुई। क्या बात है, मेरी बीवी मुझसे पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? शुक्र है 3 दिन के बाद तुम्हें भी ख्याल आ गया पूछने का। शुक्रिया, ठीक हूँ मैं, सो जाओ तुम। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। अब वो तल्ख लहजे में बोला, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें मैंने ही कहकर किडनैप करवा कर मरवाया हो। वो उसके अंदाज पर काफ़ी सख्ती से बोली थी। उसे गुस्सा आ गया था उसकी बात पर। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ और ना ही बात करना चाहता हूँ तुमसे, सो प्लीज़ सो जाओ। वो न जाने क्यों इतना गुस्सा कर रहा था। तुम्हें गुस्सा किस बात पर है शहीद?
क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कौन सी गलती सरजद हो गई है मुझसे? ये भी मैं तुम्हें बताऊं अरुष? 3 दिन हो चुके हैं मेरे साथ हुए इस वाक़ये को, तुमने एक दफ़ा भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं कैसा हूँ। तीमारदारी तो दूर की बात है, तुमने झूठे मुँह आकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे तकलीफ़ है या नहीं। शोहर हूँ मैं तुम्हारा, क्या मैं तुमसे इतनी उम्मीद भी नहीं रख सकता? मैं समझता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, शायद तुम अभी तक हमारा रिश्ता कबूल नहीं कर पा रही, लेकिन इस सब के बावजूद भी एक चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए। बेशक इस रिश्ते में मर्जी शामिल ना हो तुम्हारी, लेकिन फिर भी यहाँ तुम मेरी बीवी की हैसियत से आई हो। मेरे सामने ना सही, लेकिन मेरी फैमिली के सामने तो थोड़ी झूठी सी ही सही फ़िक्र शो कर सकती हो ना। मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट मेरी फैमिली के लिए तो थोड़ी सी फ़िक्र दिखा सकती हो। खैर, शायद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी तुमसे। वो गुस्से से कहता कमरे से ही निकल गया, जबकि अरूज को खुद भी इस बात का एहसास हो रहा था कि पिछले 3 दिन से उसने शहीर से ठीक से बात तक नहीं की थी। उसकी हालत तक का पूछना तो दूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो उसका माथा चूमते हुए गुनगुना रहे थे, जबकि वो उकताए हुए अंदाज में ये सब कुछ खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। आई नो तुम्हारा बर्थडे ख़त्म हो चुका है, लेकिन देखो ना, तुम पूरे बर्थडे पर एक सेकंड के लिए भी मुझसे नहीं मिली तो मैं बाद में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँगा ना। तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। वो उसे केक वाले टेबल की तरफ ले जाते हुए बोल रहे थे, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं करना, ये ड्रामा बंद करें सारा, नींद आ रही है मुझे, सोना है। वो उकताए हुए अंदाज में कह रही थी, जबकि बाबा उसे ज़बरदस्ती टेबल पर लेकर आए। मेरा बच्चा, हम सिर्फ केक काटेंगे, इसके बाद तुम सोने चली जाना। वो अब भी बड़े प्यार से बोले। न जाने कैसे उसे उन पर तरस आ ही गया। एहसान करने वाले अंदाज में छुरी उठाती वो केक का कत्ल कर चुकी थी। मैंने अपने बच्चे के लिए बर्थडे का गिफ्ट भी रखा है। वो एक टिकट उसे पकड़ाते हुए बोले, तुम सवात नारायण और कागान जा रही हो, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए, फुल एंजॉय करो। मैं अकेली? उसने हैरत से पूछा। हाँ, तुम अकेली जा रही हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर बहुत खुश हो। बाबा, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं जानती हूँ आप अपने किसी मिशन के लिए 1 हफ्ते कराची जा रहे हैं, और उससे पहले मुझे किसी सेफ जगह पर भेजना चाहते हैं। खैर, चली जाऊँगी मैं। वो टिकट उठाकर अंदर चली गई तो सियाल साहब पुरसकून हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था शायद वो जाने के लिए मानेगी ही नहीं। उसे आज नहीं आना था ऑफिस, क्योंकि ज़ोरिश ने सख्ती से मना किया था, लेकिन वो फिर भी आ गई थी, क्योंकि ज़रान उससे खफा था और वो बहुत सा खफा था। वो कैसे भी उसे मना लेना चाहती थी, और वो जानती थी जब वो उसे बताएगी कि वो रुखसती के लिए तैयार है तो वो फ़ौरन मान जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम, उसे देखते ही उसकी सेक्रेटरी ने खुशगवार लहजे में कहा, जबकि वो उसे गुड मॉर्निंग कहती अपनी टेबल पर बैग रखती तेज़ी से ज़रान के कमरे में गई। लेकिन उसका कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, और जिस तरह सलीके से सारी चीज़ें पड़ी थीं, यकीनन अब तक वो ऑफिस आया ही नहीं था। क्या ये अभी तक आए नहीं? अब तक तो आ जाते हैं ना। वो परेशानी से सोचती बाहर वापस आई, जहाँ सेक्रेटरी अपना काम कर रही थी। वो सीधी उसी के पास आई, क्योंकि ज़रियान का शेड्यूल तो उसी के पास होता था। ज़रान सर नहीं आए अभी तक? वो उसके पास आते हुए बोली तो सेक्रेटरी ने चेहरा उठाकर देखा। सर आज ऑफिस नहीं आ रहे, बल्कि वो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए दूसरे सिटी गए हैं। शायद अगले हफ्ते तक नहीं आने वाले वो। और मेरे ख्याल में मैम आप भी नहीं आने वाली, क्योंकि सर कह रहे थे कि आप लोग भी जा रहे हो। मेरा मतलब है कोई फैमिली ट्रिप है जिसमें आप भी जा रही हैं, क्योंकि आपकी भी 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हो चुकी है। वो उसकी तरफ देखते बताने लगी, तो बिना कुछ बोले वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती मुस्कुराकर अपनी टेबल पर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ज़रान आज कहाँ था, फिर उसका फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा था। सिर्फ एक बार वो उसका फ़ोन उठा ले तो उसे सुकून आ जाए, लेकिन वो तो फ़ोन पर बात ही नहीं कर रहा था। न जाने क्यों उसे रोना आ रहा था। थोड़ी देर ऑफिस में आयशा और दुआ के साथ रहकर वो वापस घर के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि ज़रान के बगैर उसे ऑफिस में भी सुकून नहीं मिला। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सिद्दीक़ा खाला घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बैग्स वगैरह तैयार कर रहे थे सब। अरे आइए सिद्दीक़ा खाला, कैसी हैं आप? वो उन्हें सलाम करते सोफ़े की तरफ बैठने का इशारा कर गई थी। अल्लाह का करम है मेरी जान, कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? तुम्हारी अम्मी ने तो नहीं बताया कि तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो वहीं सोफ़े पर बैठती पूछने लगी। खाला वो कहीं नहीं जा रही, हम सब ज़रा घूमने फिरने का प्लान बना लिया था हमने। खाला वो कहीं नहीं जा रही, हम सब ने ज़रा घूमने फिरने का प्लान बनाया था ना, तो ये सारा सामान इधर ही पैक कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक जाने का इरादा है, तो बस उसी मुनासबत से अपनी अपनी पैकिंग चल रही है सबकी। ज़बर भाई के कपड़े मैंने पैक करके रखे हैं। उसने फ़ौरन बताया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जाओ जाओ घूम फिर के आओ। तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? उन्होंने अचानक ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो अचानक ही ज़ोरिश के चेहरे की खुशगवारियत मायूसी में बदल गई। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब थी। उसने मुस्कुरा कर उन्हें बताया।
अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई खुशखबरी है। कोई बात नहीं, अल्लाह खुशखबरी भी सुनाएगा। तो एक दफ़ा जा तो सही पीर साहब के पास। उन्होंने सरगोशानिया अंदाज में कहा, नहीं खाला, जब अल्लाह बेहतर चाहेगा तब हो जाएगा, और वैसे भी ये खुदा के मामलात हैं, वो बेहतर जानता है। वो एक ही जुमले में उन्हें खामोश करवा गई। खैर छोड़ो, ये तुम्हारी नई नवेली देवरानी कमरे से बाहर नहीं निकलती क्या? जब से आई है सिर्फ एक वलीमे वाले दिन देखा है। मायके गई हुई है क्या? नहीं, अपने कमरे में आराम कर रही है, उसने मुस्कुरा कर बताया। आराम कर रही है? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? सिद्दीक़ा खाला का तो पहला ही ख्याल यही था। खाला, इतनी जल्दी ना थोड़ी खुशखबरी आएगी। वो मुस्कुरा कर बोली, ना मेरी बच्ची, आजकल की लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं। शादी हुई नहीं कि ख़ानदान में अपना हिस्सा डालने के लिए औलाद पैदा करवा देती हैं। घर में कदम जम जाते हैं ना लड़की के। तू भी टाल मटोल मत कर, ये ना हो कि देवरों के बच्चों की फौजें लग जाएं और तू ऐसे ही ख़ानदान वालों की खिदमतें करती रह जाए। खैर चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। वो उठकर जाने लगी जब जोहरिश ने उन्हें रोका नहीं। उनकी सोच पर वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ कि अभी तक कोई केस क्यों नहीं बना। हालांकि वो लोग केस करने वाले थे, बल्कि पेपर्स तक रजिस्टर करवा चुके थे। अभी तक पेपर्स यहाँ आपके ऑफिस में नहीं आए। केस सिर्फ कोर्ट तक ही रहा है। शायद वो सुनवाई नहीं करना चाहते फ़ौरन, और ना ही इस केस का हल चाहते हैं। मैंने आज सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं, वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये लोग कि वो केस कर रहे हैं या फिर वो ये केस जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। बल्कि सुनने में आया है कि बारिक शाह एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है। थोड़ी सी मालूमात लेने पर हर खबर मिली कि बारिक शाह अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते के लिए सवात नारायण और कागान जा रहा है। वो भी पूरी फैमिली का ट्रिप है। जी, सारी फैमिली जा रही है, बुजुर्गों को छोड़कर। वो उसके सामने बैठता बता रहा था, जबकि वो थोड़ा हैरान था। उसके हिसाब से 2-3 दिन में कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाने वाली थी। उस पर बड़ा केस बनने वाला था, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई देख वो खुद भी हैरान था। और अब दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर कि बारिक कहीं घूमने जा रहा है। तुम श्योर हो ना वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने हाँ में सर हिलाया, जबकि दामियार को अच्छा नहीं लगा। इज़ा को ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। वो उससे दूर भाग रही थी, जो वो होने नहीं दे सकता था। ऐसा करो, जहाँ पर इन लोगों ने अपने होटल की बुकिंग करवाई है, बिल्कुल वहीं उसी जगह मेरे लिए भी बुकिंग करवाओ। कितना भागोगी मिसिज इज़ा दामियार शाह, वो भी मुझसे? तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे हर रास्ते में मैं ही मिलूँगा तुम्हें। अब ये मामला मैं टालूँगा नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा और किसी भी कीमत पर आना होगा। तुम मेरी मोहब्बत के साथ यूँ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। मैं इस मामले को तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ रहा था, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो, जो गलत है। अब मैं खुद तुम्हारे भाइयों को बताऊँगा कि तुम्हारा मेरे साथ क्या ताल्लुक़ है, और मैं तुम्हें अपने जज्बात को बेमोल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगा। वो तसव्वुर में उससे मुखातिब था। वाह भाभी, क्या बात है, आपने तो सबका सामान पैक कर दिया, मेरा भी कर दिया क्या? वो उनके पास बैठते हुए पूछने लगा। शेरी भाई, मैं आपका सामान क्यों पैक करूंगी? आप माशाल्लाह से अब शादीशुदा हैं। जाकर अपनी बीवी से कहें कि वो आपका सामान पूरा पैक करे। मैं तो बमुश्किल अपने कमारे देवर नंद और अपने शोहर का सामान पैक करने में कामयाब हुई हूँ। अभी तो मेरी अपनी बारी ही नहीं आई। और आपकी बीवी तो आज सुबह से मैंने खबर भी नहीं ली, और ना ही वो कमरे से निकली। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। क्या मतलब कमरे से नहीं निकली? बाहर तो आई ही होगी ना? वो उसे देखता सरसरी अंदाज में बोला, जबकि पास बैठी अम्मी का ध्यान भी इसी तरफ था। कहाँ बेटा, वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आती। जोरिश खुद जाती है, उसको कहती है बाहर आने का, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आकर हमारे साथ बैठती है, वरना तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तू बात करना उससे, कहो हम सबके साथ हंसा खेला करे। बेटा, अच्छा लगता है क्या जब कोई मेहमान आकर बहू को देखता है? अब लोग आकर पूछते हैं तो ये कहते हुए अजीब लगता है कि अपने कमरे में पूरा पूरा दिन कमरे से नहीं निकलती। अम्मी ने आज मजबूर होकर उसे बताया, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो ना तो कमरे से निकलती थी और ना ही किसी से ठीक तरह बात करती थी। मैं करता हूँ बात उससे अम्मी, आप परेशान मत हो। कल से वो बाहर भी निकलेगी और सबके साथ भी रहेगी। वो कहते हुए कमरे में चला गया। कब तक कमरे में बंद रहने का इरादा है अरूश? अब बस करो, कब तक ये रोना धोना करना चाहती हो तुम? वो काफ़ी गुस्से से अंदर आया था, लेकिन उसे रोते देख नर्म पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू उसे हमेशा शर्मिंदा करते थे, क्योंकि ये आंसू उसकी वजह से थे। वो उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत ही आंसुओं से कर चुका था। उसे देखते ही अरूश ने अपने आंसू साफ किए। इस कमरे से बाहर भी एक दुनिया है अरूश, लेकिन अफसोस वो दुनिया मेरी नहीं है। वो उसकी बात काटते हुए बोली, सब कुछ तुम्हारा है अरूश, ये घर, इस घर के लोग, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए शहीर साहब। ये
ये घर, इस घर के लोग या आपकी ज़ात आपको मुबारक हो। मुझे बस मेरा मान, मेरी इज़्ज़त वापस कर दीजिए। मुझे बस मेरे बाप की नज़र में मेरा मकाम वापस कीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। वो चिल्ला उठी। अरूश, आवाज़ कम रखो, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा रही है। वो गुस्से से बोला तो वो रोज़ रोज़ उसकी इन बातों से तंग आ चुका था। क्यों कम रखूं, क्यों ना बोलूं? आप अपने घर वालों की नज़र में एक अच्छे बेटे बने रहे, उन्हें भी तो पता चले कि उनके बेटे ने किसी की बेटी के साथ क्या किया है। वो फिर से चिल्लाई। यकीनन उसकी आवाज़ बाहर तक गई थी, जबकि उसके आंसुओं को बहते देख उसे अपनी सख्ती का एहसास हुआ था। उसने आगे बढ़कर उसके लरसते वजूद को थाम कर खुद से लगाया। अरूश को भी शायद किसी सहारे की ही ज़रूरत थी। उसके साथ लगते ही फूट फूट रोने लगी। रो लो अरूश, जितना रोना है रो लो, लेकिन आगे बढ़ो। खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ। जो हुआ सो हुआ, हम उसे नहीं बदल सकते। न मैं बदल सकता हूँ और न तुम्हारा ये रोना बदल सकता है, और ना ही तुम्हारा ये चिल्लाना। अब तुम्हें ये सब कुछ कबूल करना है, आगे बढ़ना है। प्लीज़ भूल जाओ जो कुछ हुआ है, यहाँ पर ख़त्म कर दो उसे। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था, जबकि वो बेयकीनी से उसके सीने पर सर हटाती उसे देखने लगी। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ तो था जो शहीर को शर्मिंदा कर गया। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? अपने ख़ानदान वालों के इल्ज़ाम या अपने बाप का झुका हुआ सर? 3 साल तक नहीं झुका था मेरे बाप का सर शहीद साहब। मेरा बाप 3 साल तक लड़ता रहा था, मुकाबला करता रहा था। तुमने उसका सर झुका दिया और तुम कहते हो मैं भूल जाऊं? नहीं, मैं नहीं भूल सकती। मैं ना तो भूलूंगी और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। याद रखना तुम। वो गुस्से से बोली थी और उसे धक्का देते हुए पीछे हटा चुकी थी। हाँ, मैं याद रखूंगा, बस कर दो। उसे एक बार फिर अपने करीब करते हुए खुद में छुपा चुका था। वो बस उसे उस वक्त नॉर्मल करना चाहता था। वह अरूश के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन वो नॉर्मल होने को तैयार ही ना थी। वो अपनी गलती मानता था, वो जानता था उसने बहुत गलत किया है, लेकिन इस बात को वो खुद तक महदूद रखकर अरूश को नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता था, जो अब मुमकिन नहीं लग रहा था। और उसकी कोई बात को वो सुनने को तैयार ही ना थी। और वो खुद भी तो अंकल से रब्ता नहीं कर पाया था, ना ही उसके पास उनका नंबर था, और ना ही वो ठीक से वहाँ किसी को जानता था। उसका इरादा खुद ही वापस कराची जाकर अंकल से मिलने का था, क्योंकि अब वही इस मामले को हल कर सकते थे।